अजय यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एग्जाम के एक हफ्ता पहले हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू की वीडियोस लेकर आएंगे और उसी के संदर्भ में आज टॉप 50 एमसीक्यू जो वीडियोस है वो आ चुकी है। और इस टॉप 50 में मैंने कुछ व्यापम के क्वेश्चन डाले हैं जो कि ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। उसके अलावा मैंने अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग बुक्स, अलग अलग इंटरनेट से क्वेश्चन को लिए हैं जो मुझे लगा कि उचित है, शायद इन माध्यमों से मैं आपको कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी क्लैरिटी और दे सकूँ। बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को कि विल्हेम वुड, ये कूट लिखा है, ये एक्चुअल में विलियम बूट है, आप सभी जानते हैं, का श्रेय देता है। किस चीज के लिए उनको श्रेय दिया जाता है? वाक्यांश दार्शनिक अनुभववाद करने का? गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रकृति पोषण संबंधी बहस की शर्तें सेट करने का? नहीं। मतलब ये नेचर और नर्चर का विवाद की बात कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन गलत होगा। एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में मनोविज्ञान की स्थापना का? यदि आपको याद होगा तो हमारे जो विलियम बूट साहब है, उन्हीं की देन है कि आज हम लोग दर्शन शास्त्र से इस विषय को अलग कर पाए हैं। किसको? मनोविज्ञान को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो सकता है कि एक अच्छा ऑप्शन बन जाए। तो ऑप्शन नंबर सी को साइड में रख के ऑप्शन नंबर डी में चलते हैं, पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोग के आयोजन का। जी नहीं, पहली प्रयोगशाला की स्थापना का मैं एक बार इनको श्रेय देता, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 फंसता, लेकिन यहाँ पर ये आयोजन की बात की गई है तो आयोजन इनके द्वारा नहीं किया जा चुका है। आयोजन इससे पहले भी बहुत सारे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किया था, लेकिन हाँ, पहला यदि लैब की स्थापना पूछेगा तो वो यही है। और आपको पता है कि वो जो लैब है उसकी स्थापना कब हुई है, मैंने अपने वीडियोस में क्लियर करके बताया हुआ है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उस पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा के साथ कार्ल रोजर्स तथा अब्राहम मैस्लो के नाम जुड़े हैं? यदि आपने मेरे अलग से इन वीडियोस को देखा होगा जहां पर मैंने मनोविज्ञान की शाखा बताई थी, तो उस मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत मैंने एक इंपॉर्टेंट बताया था जिसका नाम था मानवतावादी संप्रदाय। याद है? अलग अलग संप्रदाय की बात हो रही थी, अलग अलग सेक्ट्स, स्कूल्स की बात हो रही थी, तो वही संप्रदाय है मेरा मानवतावादी संप्रदाय, जहां पर मुझे दो व्यक्ति देखने को नाम मिलता है, एक मेरे को अब्राहम मैस्लो और एक मुझे देखने को मिलता है कार्ल रॉजर्स। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवतावाद। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि कौन सी परिप्रेक्ष्य धारणा सीखने और स्मृति से संबंधित है? देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बाल विकास की ओर समझ में आ रहा है कि जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सीखने, स्मृति, यानी कि ये जो है ना एक प्रकार से सर लर्निंग की बात कर रहा है और ये जो है मेमोरी की बात कर रहा है। तो एक प्रकार से यार लर्निंग और मेमोरी हमारे बुद्धि से होता है। अब बुद्धि के लिए यदि आप किसी एक को देखेंगे तो यार मेरा व्यवहार से है, ये मेरा चेतना से था। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान याद आ रहा है कि आपको, जहां पर जीन पियाजे जी की बात हो रहा था, यहाँ पर शब्द भी लिखा है संज्ञान, और शब्द संज्ञान का अंग्रेजी शब्द क्या होगा? कॉग्निशन। और देखिए, कॉग्निशन का मतलब मेमोरी या लर्निंग बिल्कुल हो सकता है। संज्ञान में लेना, संज्ञान में एक शब्द है ज्ञान, जो कि हमें नॉलेज की ओर लेकर जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आंसर नंबर 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। शैक्षणिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, ये मनोविज्ञान के पिता के रूप में नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया कि शैक्षणिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में। हाँ, यहाँ पर विलियम बूट अगर होता, अगर फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी हो जाता, ठीक है, अगर फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी यानी कि यार आधुनिक मनोविज्ञान के जनक में विलियम वुड बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या ये पूछा क्या कि आधुनिक मनोविज्ञान? यहाँ पर तो शैक्षणिक पूछा है ना। तो याद रखना, जो भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात होगी तो उसका आंसर हमेशा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि है मेरे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक भाई साहब। इनको एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि मनोविज्ञान में पहली शोध प्रयोगशाला किसके अध्ययन के लिए स्थापित की गई थी? क्वेश्चन को थोड़ा सा अगेन स्टार्टिंग मनोविज्ञान के दायरे में मैंने रखा है, जहां पर याद होगा आपको एक व्यक्ति, और व्यक्ति का नाम होगा क्या? विलियम वुड। और इसके साथ आपको एक चीज याद आ रहा होगा क्या कि सर मनोविज्ञान के ना 4 अलग अलग स्टेजेस रहे थे। उस स्टेज में जब तीसरा स्टेज आया जिसका नाम था चेतना का अध्ययन, चेतना के अध्ययन के दौर ही प्रयोगशाला देखने को मिला था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो सबसे बेस्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? ये जो क्वेश्चन है आप देखेंगे तो सीजीपीएससी प्री बीएड में आया हुआ है, मतलब सॉरी सीजी व्यापम में आया हुआ, मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट भी हो जाए, इसीलिए इसका जो आंसर है वो मेरा स्किनर भाई साहब है, ठीक है। फ्रेडरिक स्किनर भाई साहब का ये कथन है कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अच्छा, कथन वाले के लिए मैं आज शाम को अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट कथन है, जो भी सिलेबस मेरा हॉस्टल वार्डन का है उसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट कथन है उसका पीडीएफ आज शाम को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, थोड़ी देर 7-8 बजे तक मैं डाल दूंगा उस पीडीएफ को। मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था? आप सभी को पता है कि जब मनोविज्ञान प्रारंभ से किसी अलग एक विषय के तौर पर इसको पढ़ा नहीं जा रहा है। मनोविज्ञान को हमेशा से दर्शन शास्त्र के अंतर्गत एक छोटी शाखा मानी गई थी, और फिर एक व्यक्ति आए जिन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया
और उन्होंने जोर दिया कि यार अब ऐसा है कि मनोविज्ञान को भी हम अलग से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने ये प्री बीएड व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? देखिए फिर से मनोविज्ञान के नहीं, इस बार पूछा गया किसके? बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी के पिता के रूप में। तो इसका आंसर तो बहुत ईजी है, आंसर है जीन पियाजे जी को। पियाजे जी को हम सभी बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं, पिता के रूप में जानते हैं। और अगर कोई पूछे कि जो जीन पियाजे जी का थ्योरी क्या है, तो इनका थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जिसमें जीन पियाजे 4 अपने संज्ञानात्मक विकास के चरण को बताते हैं। तो यार इनको याद रखा जाता है संज्ञानात्मक विकास के चरण के लिए, ठीक है। तो ये मेरे जीन पियाजे जी हो गए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा को पूर्ण रूप से परिभाषित करता है? देखिए क्वेश्चन, पहला टॉपिक जो है मेरा वो शिक्षा था, तो वहीं पर से एक क्वेश्चन मैंने लेकर आया है कि कौन सा कथन है जो शिक्षा को पूर्ण रूप से परिभाषित करता है? शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है, बिल्कुल। शिक्षा उपयोगी ज्ञान प्रदान करती है, हो सकता है। वह स्वायत्त मानव को तैयार करती है, बिल्कुल हो सकता है। या बहुत सारे रोजगार पैदा करती है। देखिए रोजगार पैदा करने के लिए जरूरी नहीं है कि शिक्षा, आजकल तो टिकटॉक में कोई शिक्षा की आवश्यकता है नहीं, फिर भी वो तो रोजगार दे रहा है, मिलियंस ऑफ पैसे कमा रहे हैं। स्वायत्त मानव को तैयार करते हैं, बिल्कुल शिक्षा एक बेस बन सकता है। शिक्षा उपयोगी ज्ञान प्रदान करती है, ठीक है। लेकिन इन सभी में यदि आप एक अच्छे ऑप्शंस की ओर जाएंगे ना, तो वो मेरा कि शिक्षा जो है सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। अगर शिक्षा अच्छा नहीं होगा तो एक समाज आगे समाज से आगे हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। हम सभी आज इतना आगे सोच पा रहे हैं क्योंकि हमें एजुकेशन, हमारा जो शिक्षा है वो हमारा बेटर होते जा रहा है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन है मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं कि भारत में गुरुकुल विद्यालय प्रणाली कौन से काल के दौरान से प्रारंभ हुई है? आपको याद होगा कि यार हम लोग पहले के जमाने में हम लोग वैदिक एजुकेशन पर बहुत जोर देते थे। वैदिक एज में हम लोग क्या करते थे? गुरुकुल पद्धति चलती थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा गुरुकुल पद्धति, यानी कि वो कब आ रही है मेरी? तो वो वैदिक काल से प्रारंभ हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलता हूं। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द एजुकेशन लैटिन मूल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे व्युत्पन्न हुआ या फिर उत्पन्न हुआ? ऑप्शन में एजुकेयर भी है, अच्छा एजुसियर भी है और एजुकेट, अच्छा ऑप्शन में एजुकेटम भी है और ऑप्शन में एजुकेयर भी है। तो ये थोड़ा सा विवादित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी है, इसीलिए चुपचाप उपरोक्त सभी में चले जाओ, क्योंकि यार वो एजुकेयर भी यहीं से आया था और एजुकेटम भी आया था। इन दोनों से ही फिर हम लोगों ने निकाला था क्या? हम लोगों ने निकाला था एजुकेशन, और एजुकेशन फिर मतलब वहां से हम लोगों ने क्या निकाला? हम लोगों ने निकाला शिक्षा। तो एजुकेटम और एजुकेयर, मतलब एजुकेटम का मतलब क्या था कि उनको सही पाथ दिखाना, एनलाइटन करना। एजुकेयर का मतलब क्या था कि देखभाल, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का मतलब यही था कि उसके अंदर की जो भी आंतरिक शक्ति है उसको बाहर निकालना। ये हमने ओवरऑल एक थ्योरी बना लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एजुकेयर शब्द भी है और एजुकेटम भी है, इसीलिए मैं ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहा हूँ। आपको भी एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा ऐसे ही दिखाना है कि केवल और केवल एजुकेटम को याद नहीं रखना, एजुकेयर भी शब्द था, याद होगा मैंने स्टार्टिंग बताया था। ईदन ड्यूको वाला जब कॉन्सेप्ट बता रहा था ना, तब मैंने बताया था कि कई किताब में एजुकेयर भी लिखा है, तो इसीलिए दोनों के हिसाब से चलिएगा करके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलता हूं कि डैश राष्ट्रीय वफादारी का भाव मन में बैठाती है और तकनीकी नवाचार के लिए आवश्यक कौशल और प्रवृत्ति का निर्माण करती है। डेफिनेटली और कुछ नहीं है, मेरा शिक्षा है कि भैया शिक्षा से ही हमें जितना भी नवाचार है वो सभी आ सकता है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, अर्थात शिक्षकों को चाहिए कि, अच्छा क्वेश्चन जो है ये मेरा आया है व्यक्तिगत भिन्नता से। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, जहां पर से हमारे टॉपिक में अलग से लिखा भी गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको पढ़ना भी है। वहीं पर से क्वेश्चन लेकर आया हूं कि अगर यार देखो बच्चों, आपको अलग अलग प्रकार के बच्चे दिख रहे हैं, तो आप उनको कैसे जोर देंगे? सीखने का एक समान गति पर जोर देंगे क्या? नहीं। अगर समान गति पर जोर देंगे यार, तो जो होशियार है वो सीख जाएगा, लेकिन क्या पता जो गधा है बच्चा वो ना सीख पाए, या होशियार बच्चे को बोरिंग लगने लगे कि आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं सर। परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि, बिल्कुल ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। कठोर अनुशासन, नहीं, ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब तीनों मुझे गलत लग रहा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है कि सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराए। बिल्कुल आप अलग अलग उनको संसाधन दिलाएंगे, ठीक है। संसाधन दिलाने का मतलब ये है कि आप उन बच्चों पे ये जोर देने वाले हैं ना कि यार अब तुमको इस चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उनके अलग अलग लर्निंग मटेरियल्स लेकर आ रहे हैं, तो ये मेरा संसाधन हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली आया है उठ के मेरे टेट 2017 से, मतलब व्यापम के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है बोला गया? देखिए कैच जो है वो गलत है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्यक्तित्व अनूठा विशिष्ट होता है, बिल्कुल हो सकता है। व्यक्तित्व अनुवांशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, बिल्कुल। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है, ठीक है। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप में, नहीं, ये तो गलत है सर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो केवल, सर वो बाह्य के साथ साथ वो मेरा ना
आंतरिक रूप भी है सर, वो मेरा, हाँ पहले के लोग उसको मानते थे, हम लोग अभी बोलते हैं यार उसकी कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, हम केवल बाहर रूप देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो केवल और केवल बाहर रूप बिल्कुल नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का आंतरिक स्वरूप को भी देखना पड़ता है कि उसके अचेतन मन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं कैसे चल रही हैं, ये सभी चीजें मैटर करती है, तब तो उसका जो पर्सनैलिटी है ना वो अच्छा होगा, वो सबसे बेटर होगा। ये देखिए क्वेश्चन 2022 के डेट का है। व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अनुवांशिकता और पर्यावरण की मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या तो गलत ऑप्शन था, ये अच्छा था, ये अच्छा था, लेकिन यहां पर मिश्रण बोल गया। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ना बेस्ट ऑप्शंस को चूज करना है। अब जैसे ही अगर वो बोलेगा कि वातावरण मतलब एनवायरनमेंट और उसकी जो हेरिडिटी है उन दोनों का इंटरेक्शन होगा ना, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। इंटरेक्शन लिखा रहे, मिश्रण लिखा रहे, या लिखा रहे क्या मेरा अंतःक्रिया, अगर ऐसा कोई ऑप्शन लिखा रहेगा ना तो आप चुपचाप उसमें आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस को व्यापम पूछता है और ऐसे ही क्वेश्चंस को वो लेकर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके चरित्र के लिए मनोवैज्ञानिक शब्दावली है, एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है, उसके व्यवहार की एक निश्चित अवस्था है। देखिए अच्छा, एक मनोवैज्ञानिक शब्दावली है नहीं, मनोवैज्ञानिक शब्दावली तो नहीं है, केवल और केवल व्यक्तित्व जो है वो अपने आप में एक अलग डायमेंशन है यार, ठीक है। उसके व्यवहार की एक निश्चित अवस्था है, निश्चित अवस्था तो नहीं है, मतलब ये चेंजेबल है, नहीं चेंज हो सकती है, मनोवैज्ञानिक द्वारा विकसित एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक्चुअल में रियल लाइफ में बेस्ड है ना, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एक गतिशील और कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपका जो बोलते हैं ना कि हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है यार, वो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता तो जो बचपन में आपकी पर्सनालिटी वो अभी भी रहती, लेकिन वो डेवलप हो रहा है ना, एक गतिशील है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपके लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस मिल रहे हैं उसके अनुसार वो गतिशील हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बेस्ट आंसर होगा। देखिए शिक्षक भर्ती 2019 का ये क्वेश्चन था। एक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व किसको संदर्भित करता है, एक व्यक्ति के बर्ताव, सोच और भावना की विशेष शैली, ठीक है, शारीरिक व्यवस्था जो स्वयं को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रकट करते हैं, पिछली घटनाओं ने एक व्यक्ति के वर्तमान व्यवहार का जो आकार है, विकल्प जो लोग सांस्कृतिक, देखो अब यहां पर शारीरिक बोला तो केवल शारीरिक दृष्टिकोण से हटा दो, पिछली घटनाओं के व्यक्ति के वर्तमान व्यवहार को जो आकार दिया है, हो सकता है ये अच्छा ऑप्शन हो सकता था। विकल्प जो लोग सांस्कृतिक मानदंडों का रूप चुनते हैं, बिल्कुल गलत है कि सांस्कृतिक मानदंडों का हमारा पर्सनालिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भैया पर्सनालिटी चेंजेबल थिंग है। अब ऑप्शन नंबर ए जो है ना सबसे बेटर लग रहा है कि एक व्यक्ति का बर्ताव, सोच और भावना की एक विशेष शैली को मैं व्यक्तित्व बोल सकता हूं। ऑप्शन नंबर सी थर्ड को आपने गलत क्यों कहा कि पिछली घटनाओं में एक व्यक्ति के वर्तमान व्यवहार को जो आकार दिया है, वो तो हो सकता है ना कि वो अगर मान लिया कि यार उसके घर में किसी की डेथ हो गई, तो डेथ हो गया तो बहुत सैड रह रहा है पिछले 1.5 महीने से, तो इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि वो परमानेंट जो व्यक्ति है उसका जो स्वभाव है सैड था, नहीं 2 महीना पहले तो व्यक्ति जो था वो हंसता खेलता था ना, तो वो उसका पर्सनैलिटी थोड़ी है, वो तो उसका बर्ताव, सोच और भावना की विशेष शैली है जो उसके दैनिक दिनचर्या में देखने को मिलता है। तो इसीलिए ऐसे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और वैसे ऑप्शंस में आपको जाना पड़ेगा। देखिए विशेषता सिद्धांत व्यवहार पैटर्न या गुणों से सहमत या बहिर्मुखता के संदर्भ में व्यक्तित्व का वर्णन करता है, एक अग्रणी विशेषता सिद्धांतवादी था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि व्यवहार का पैटर्न या गुण या जैसे सहमता या फिर बहिर्मुखता, मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने थोड़ा जोर दिया कि यार मेरा इंट्रोवर्टिज्म क्या होगा और मेरा एक्सट्रोवर्टिज्म क्या होगा। एक मिनट गाइस, ठीक है। अब एक ये था कि इंट्रोवर्ट क्या होगा और दूसरा मेरा एक्सट्रोवर्ट क्या होगा, याद है, मतलब एक तो सर आपने कहा कि सर वो अंतर्मुखी भी होगा और एक मेरा आपने कहा सर वो मेरा बहिर्मुखी भी होगा। अंतर्मुखी बहिर्मुखी कहने वाला एक ही व्यक्ति है जो कि मेरा कौन है, गॉर्डन अल्पोर्ट। अच्छा, क्या होता है ना कि कई बार ये आता है कि सर आपने यूंग पढ़ाया है, ठीक है मैंने यूंग पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर व्यवहार पैटर्न और गुणों की व्यक्तित्व का वर्णन करता है, तो याद होगा कि अल्पोर्ट व्यक्ति आए जिन्होंने कहा कि यार एक और प्रकार होता है जिसको बोला जाता है क्या, एम्बीवर्ट। और यहां पर मेरे को वो ऑप्शन में देखने को नहीं मिला, ठीक है, कौन, कार्ल यूंग देखने को नहीं मिला, लेकिन कौन देखने को मिल गया, गॉर्डन अल्पोर्ट। तो आपको उस ऑप्शन के अनुसार जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मन के संदर्भ में फ्रायड का कौन सा सिस्टम आपको भूख होने पर लोगों की प्लेटें में से खाना छीनने के लिए उकसाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कितना सही है कि ये बोल रहा है कि यार आपने यदि सिगमंड फ्रायड पढ़ा होगा तो उनका आपने 3 चीज पढ़ा होगा, क्या, इदम, अहम और पराहम। तो याद है इदम जो था ना वो सुखवादी सिद्धांत पर काम करता था,
और यदि आप पहली बार वीडियो तक पहुंचे और यदि नहीं जानते ना, तो आप मेरे पुराने वीडियोस को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। सुखवादी सिद्धांत, उसको प्लेजर प्रिंसिपल, उसको मतलब तुरंत सुख चाहिए था। तो यार देखो, इसको भूख लगा और वो बोल रहा है खाना छीन लूंगा, मतलब इसको तुरंत सुख चाहिए। सुख की प्राप्ति कौन करा रहा है? इदम करा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। कथन, अधिकतर लोग औसत हैं, केवल कुछ ही बहुत बुद्धिमान हैं और केवल कुछ ही है बहुत मंदबुद्धि है, किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? अच्छा, इसको बोलते हैं यार कि मतलब याद होगा कि मैंने जब बुद्धि पढ़ाया था ना, तो बुद्धि पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक ऐसे चार्ट बना के दिखाया था और बताया था कि यार यहाँ पर ना औसत लोग आते हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने कि हाई आईक्यू है, ये बताया था लो आईक्यू, मतलब ये मानसिक मंद वाले लोग थे, ये जो मंद बुद्धि वाले वो यहाँ थे। और अधिकतर लोग औसत लिखा है ना, तो ये वाला जो पार्ट था मेरा औसत का था। और कुछ ही लोग बुद्धिमान है, मतलब कुछ ही लोग यहाँ पर बुद्धिमान में आते थे, याद है? तो यार इस वाले पार्ट को, जो केवल केवल थोड़ा सा बुद्धिमान था, ये थोड़ा सा मेरा क्या था, मन था, वो थोड़ा थोड़ा था। इसको याद है कि मैंने बताया था कि यार ये एक प्रकार का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। याद है मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? आईक्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने पढ़ाते बताया था। तो यार आईक्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये क्या है? बुद्धि का वितरण है। मतलब ये बताता है ना कि किस प्रकार से यदि कोई 100% लोग हैं, तो याद है मैंने इसका परसेंटेज भी इवन बताया था कि कैसे इनमें कितने परसेंटेज जो है वो होते हैं करके। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि का वितरण। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। यदि एक खंड सिद्धांत की बात करता तो याद होगा मेरा बी ने, दो खंड सिद्धांत की बात करेगा तो मेरा है चार्ल्स स्पीयरमैन। याद, यहां पर द्विखंड सिद्धांत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन। थर्स्टन का क्या था? थर्स्टन का था समूह कारक सिद्धांत, याद है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। गिलफोर्ड का क्या था? 3D आयांत। रॉबर्ट मिल्स गैने का क्या था? अच्छा, नहीं पढ़ाया है तो हायरार्की था इनका अलग अलग, कि व्यक्ति का जो बुद्धि है वो अलग अलग कैसे गुजरता है, तो रॉबर्ट मिल्स कहने का अलग सिद्धांत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन हो जाएगा। देखिए 2012 का क्वेश्चन है टेट का। एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और शारीरिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। आईक्यू जो है मेरा क्या है? मेंटल एज अपॉन करेंट एज इन 200। अब भाई उसकी मानसिक आयु 15 है और उसकी गणना कर लो। अब यहां पर से भैया ऑप्शन मैंने ये कर दिया, अब आपके ऊपर है आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते थे। ठीक है, तो यहां पर से मेरा आंसर आ गया 125। 125 ऑप्शन नंबर बी है। अब 125 देखो, अब बच्चे का जो शरीर है वो 12 साल का था, लेकिन मन से मानसिक कितना हुआ था? 15। तो डेफिनेटली यार वो इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आता। ठीक है, और यहाँ इंटेलिजेंस की कैटेगरी में 150 तो आता नहीं, थोड़ा समझ में आ गया था। और ये सभी जो है इंटेलिजेंस कैटेगरी में है नहीं, थोड़ा स्मार्ट ऑप्शन खेलते ऑप्शन नंबर बी ही हो जाता। हालांकि निकाल लेना उस ऑप्शन का बेटर ऑप्शन था कि सर आईक्यू का फॉर्मूला पता है, मैं आंसर निकाल लेता हूँ। निम्नलिखित में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। अच्छा, बहुबुद्धि का प्रकार किस? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, याद होगा कौन? हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर भाई साहब थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सर इनकी जो थ्योरी है वो बोलती थी कि एक व्यक्ति के अंदर ना मल्टीपल इंटेलिजेंस हो सकता है। और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में याद होगा स्टार्टिंग में 7, संशोधन करके 8, फिर और 9। और गार्डनर जी जिंदा है तो हो सकता है एक आध और आ जाए। तो निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो याद होगा यार विश्लेषण बुद्धि ऐसा कुछ भी चीज नहीं था। स्थानिक बुद्धि था, स्पेचियल एबिलिटी था, स्पेचियल इंटेलिजेंस था, अंतर व्यक्तिगत इंटरपर्सनल था, भाषाई लैंग्वेज वाला भी था, लेकिन विश्लेषण बुद्धि नहीं था। विश्लेषण यदि आपको याद आ रहा होगा तो स्टैनफोर्ड, नहीं सॉरी, ट्रायर्की की थ्योरी याद आ रहा होगा, तो वो वहां से विश्लेषण बुद्धि थोड़ा सा याद आ भी सकता था। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? अतः बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यवसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है। बिल्कुल, बिल्कुल अहम होती है। बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्रों की उन्नति के मार्ग का प्रशस्त किया जाता है। बिल्कुल यार, अगर मतलब हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, रीजनिंग एग्जामिनेशन, 12वीं के बाद एग्जामिनेशन, 10वीं के बाद एग्जामिनेशन, कॉलेज के बाद भी एग्जामिनेशन, तो कहीं ना कहीं हमारी उन्नति को दर्शा रहा है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है। बिल्कुल, मतलब यार आपका एग्जामिनेशन हो रहा है हॉस्टल वार्डन में, तो उसके लिए भी आपकी बुद्धि का चयन किया जा रहा है, आपका एग्जाम तो लिया जा रहा है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो सबसे बेस्ट हो जाएगा, कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 2022 के टेट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ गिलफोर्ड। देखिए हिंदी वालों के लिए, कि गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत है उसमें से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गिलफोर्ड का का उसको बोलते हैं हम लोग 3D, और मैंने याद कराया था कॉप। ठीक है, कॉप मतलब कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। एबिलिटीज ऐसा कोई चीज नहीं था। एबिलिटीज यानी कि जब भी योग्यता का बात होगा तो योग्यता के लिए एक ही व्यक्ति का नाम याद रखना, किसका?
थर्स्टन ने कहा था कि बुद्धि जो है वो 7 विभिन्न योग्यताओं का एक समूह है। ये किसने कहा था? थर्स्टन ने कहा था। तो एबिलिटीज वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट उठा था, मतलब नहीं है। कौन सा एक घटक नहीं है गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि के सिद्धांत में? ये प्रश्न था। ठीक है, ये 2019 शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन रहा है। हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है, किस चीज पर बल देता है? विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, नहीं, योग्यताओं पर थर्स्टन देता था। प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, नहीं। सामान्य बुद्धि, नहीं। सामान्य और विशेष बुद्धि का तो स्पीयरमैन था। तो याद रखना इसका जो है प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर, जहां पर उन्होंने कहा था कि यार एक व्यक्ति के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस हो सकता है, ये उसी की बात कर रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत के कारकों में से एक नहीं है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यार, अच्छा याद आ रहा होगा तो थॉर्नडाइक के बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में से अमूर्त बुद्धि था, मौखिक बुद्धि से कोई चीज था, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि ये था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मौखिक बुद्धि ऐसा कोई भी चीज थॉर्नडाइक के बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में नहीं था। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? देखो क्वेश्चन हाल ही का आया हुआ 2023 शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे ना तो व्याख्यान विधि एकदम बोरिंग विधि है, लेक्चर मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री क्रिएटिविटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा याद है? ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार मंथन या फिर मस्तिष्क उद्वेलन, कई जगह इसको लिखा रहता है कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि जो है वो किसके लिए उपयोग की जाती है? यार वो मेरे क्रिएटिविटी के लिए उपयोग की जाती है, याद रखना, क्रिएटिविटी, ठीक है, रचनात्मकता के लिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए एक व्यक्ति को याद किया जाता है, उस व्यक्ति का नाम यदि आप बता पाएंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने उसे पढ़ाते समय बताया था उस व्यक्ति का नाम को, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अगेन ये शिक्षक भर्ती 23 का ही क्वेश्चन है। और देखो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कैसे किया इसने, अलग कैसे किया इस बार उसने, देखो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना मतलब क्या होता है? आपका क्रिएटिविटी। अब देखो उसने क्रिएटिविटी शब्द कहीं नहीं लिखा चारों ऑप्शन में, उसने चिंतन को अलग अलग हिसाब से दर्शा दिया। और याद होगा कि क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी का मतलब होता है अपसारी चिंतन, ठीक है। अपसारी चिंतन कहने का मतलब क्या है कि सर मतलब क्या है? मतलब है डाइवर्जेंट थिंकिंग। और ये वही डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा, ठीक है। ये ACBD हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा रचनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इसे कौन बता सकता है? ऐसे तो नहीं होगा कि यार कोई बता दिया तो वो क्रिएटिव है, नहीं, वही ऑथोरेट क्या होगा बता देगा, ये गलत हो जाएगा। उसका सही उत्तर बताएं, ये भी गलत हो जाएगा। क्या आप इसका जवाब? ये भी गलत हो जाएगा। अलग अलग तरीके, हाँ ये देखिए इसमें बात हुआ ना कि उसके नवीन सोच की, मतलब अगर वो कुछ नया सोच सकता है, नया सोच सकता है, तभी तो मैं बोलूंगा ना कि भैया जो बच्चा मेरा सृजनात्मक है या फिर रचनात्मक है। देखिए 2023 का ही क्वेश्चन है असिस्टेंट टीचर का। धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता, लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित किसके हैं? अगेन ये जो है मेरा टॉरेंस, याद है टॉरेंस का, अच्छा इनका नाम मैं आगे लेना नहीं चाहता क्योंकि एक नीचे क्वेश्चन जो है वो इनसे और है। तो टॉरेंस को याद होगा कि यहाँ पर ये 4 चीज की बात करते थे, FFOE, यानी कि F से क्या था? प्रवाहिता यानी कि फ्लुएंसी, फिर एक से फ्लुएबिलिटी यानी कि लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी, O से ओरिजिनलिटी मतलब मौलिकता, और E से एलाबोरेशन मतलब विस्तार। तो याद है ये किसके लिए कर रहे थे हम लोग? ये कर रहे थे हम लोग क्रिएटिविटी के लिए। तो क्रिएटिविटी ऑप्शन में नहीं है, बट क्रिएटिविटी समतुल्य एक चीज है जिसको मैं क्या बोलूंगा? अपसारी चिंतन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपसारी चिंतन इसका आंसर हो जाएगा। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? देखो अब बोल रहे यार ऐसे बच्चे जो वंचित समूह से हैं, मतलब भैया हो सकता है कि अधिगम क्षमता वाले हो, प्रतिभाशाली बालक हो, विशेष पिछड़ा बालक हो, गरीब बच्चे, सभी प्रकार के एक ही साथ में पढ़ाओ, ऐसा कौन सा शिक्षा बोलता है? वो बोलता है मेरा समावेशी शिक्षा बोलता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा। और विशेष शिक्षा क्या बोलता है? जो बच्चे विशेष है, जैसे मतलब अंधमुख बधिर स्कूल होता है तो यार उनके लिए स्पेशल एजुकेटर, वो मेरा विशेष है, ठीक है। एकीकृत शिक्षा क्या होता है? एकीकृत शिक्षा समावेशी शिक्षा के पहले आया था, लेकिन एकीकृत शिक्षा भी बोला था कि सबको साथ में बिठाओ, लेकिन समावेशी शिक्षा क्या बोलता है कि आप साथ में बिठा के उनको संसाधन की पूर्ति भी कीजिए, तब तो भैया अच्छे पढ़ पाएंगे। अब भैया बच्चा का संसाधन मतलब कैसे? स्कूल में रेलिंग लगवा दो, अगर कोई बच्चा पैर से चल नहीं सकता आप आ ही जाए तो स्कूल में ऐसा रेलिंग लगा दो कि उसको सीढ़ी से चलाना पड़े, तो ये क्या एक प्रकार का संसाधन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं इन चीजों को अपने पूरे वीडियोस में, जो कि लगभग 30-40 वीडियोस है, उनमें समझा चुका हूं।
समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो सभी निधियों के बच्चों को शामिल करती है, ठीक है, मतलब करती तो है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थिति को ध्यान रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। ये ऑप्शन सबसे अच्छा है। मैं इसीलिए नीचे को मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ कि विशिष्ट विद्यालय बोल दिया, मतलब समावेशी शिक्षा का बात तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता भैया, ये नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया। केवल बालिका शिक्षा, ये भी नेगेटिव। ऑप्शन नंबर ए तो है निरोगी बच्चों को शामिल करती है, लेकिन इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी की ओर आगे बढ़ जाएंगे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप डैश को बदलना है, डैश को बदलना है, ओके, हमें डैश के अनुरूप बदलना है, ठीक है। हमें, अच्छा, हमें व्यवस्था के अनुरूप बच्चों को बदलना है, बच्चों को थोड़ी बदलेंगे हम, तो बच्चे के अनुरूप व्यवस्था को बदलेंगे, है कि नहीं? देखो, परिवार को बदल नहीं सकते, परिवेश को तुम बदल नहीं सकते, तो भैया ये दोनों ऑप्शन को हटा दो। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बेस्ट हो जाएगा। कि आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझिए। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बच्चों के अनुरूप व्यवस्था को बदलना है। मतलब भैया अगर मैंने जैसे एग्जांपल दिया ना कि अगर भैया बच्चा जो है वो ठीक से चल नहीं सकता, तो आप सीढ़ी की जगह आप रेलिंग लगा लीजिए, आप बढ़िया, जहां पर बच्चे को बढ़िया साइड में से हाथ पकड़ पकड़ के चलते बने, सीढ़ी मत लगाइए, आप स्लोप बना दीजिए, उसमें सब बच्चे चल सकते। तो आपने क्या किया, व्यवस्था का सुधार कर दिया। उसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना विद्यालय पर भार बढ़ा देगा। अरे गलत है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, बिल्कुल। काल्पनिक लक्ष्य ऐसा नहीं है, जिनमें क्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। एक वंचित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थी को, मतलब बच्चों की बात हो रही है, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने माता पिता के पेशे का अनुकरण कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया कि भैया उनको अगर कोई मान लीजिए किसान का बेटा है, तो आप क्या उनको किसान बनने के लिए आप उनको प्रेरित कर देंगे? ऐसा जरूरी नहीं है भैया। उन्हें नियमित विद्यालयों में डाला जाना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी शिक्षार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उन्हें पाठ्यचर्या होगा अपनाने तथा सीखने में मदद करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल आप उनको मदद करेंगे कि यार तुम एक काम करो, यहाँ के लोगों को देखो, सीखो, तुमको डॉक्टर बनो, भले तुम्हारे पिताजी किसान क्यों ना हो, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। भैया गलत ऑप्शन है। भिन्न विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक योग्यताएं में अन्य शिक्षार्थियों से, अरे भैया नेगेटिव स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कक्षा में सहयोग की भावना बढ़े, बिल्कुल हो सकता है, उन्हें सहानुभूति का भाव मिल सके, ये ऐसा नहीं है, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं को तालमेल बिठाकर सके। अब ऑप्शन नंबर, उन्हें शिक्षित कर सके, तो ऑप्शन केवल उसके लिए तो सामूहिक शिक्षा है नहीं यार। तो ऑप्शन नंबर सी को देखोगे तो बेस्ट निकल कर आता है कि जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके। तो भैया बच्चों को ना अलगाव का फीलिंग नहीं आना चाहिए। बच्चों को जहां अलगाव लगा, मतलब आपकी शिक्षा व्यवस्था लचर है, मतलब वो अच्छी नहीं है। देखिए 2021 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी को भी उन्होंने सही आंसर माना था। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है। देखो अगेन, अब क्या हुआ कि यार देखो, अब मान लो जाए, याद है आईक्यू का फॉर्मूला में MA/CA इंटू 100। अब मान ले बोल रहे हैं कि मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम है। अब मानसिक आयु अगर मैं ले लेता हूं, चलो मानसिक आयु अगर मैं ले लेता हूं भैया 20, और कालानुक्रमिक आयु जो है अगर मैं ले लेता हूं 30, तो खुद ही सोचो वो 30 साल का उसका शरीर हो गया है, और जो मन है वो अभी 20 साल का है। तो यार वो एक प्रकार का मंदित बच्चा कहलाएगा, सामान्य तो हो नहीं सकता। अधिगम अपंगता इससे निर्धारित नहीं होता, आईक्यू इससे निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। प्रतिभाशाली हो नहीं सकता, तो मंदित बालक कहलाएगा क्योंकि उसकी आईक्यू जो है ना वो 70 से नीचे की ओर जा रही है। 2017 टेट का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटी से ये क्वेश्चन है कि कौन सा जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए लर्निंग जो टॉपिक है ना, अधिगम जो टॉपिक है वो हॉस्टल ऑर्डिनेंस के सिलेबस में नहीं था। स्टिल कई लोग इस चीज को पढ़ाने के लिए बोल रहे थे, पढ़ने के लिए बोल रहे थे, तो यार मैं उस पर उतना जोर नहीं दूंगा। आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ाने की आवश्यकता एकदम से नहीं है। ऑलरेडी सिलेबस में जितना है ना उतना पढ़ने में ही बहुत एनर्जी लग रहा है। इसका जो आंसर है वो डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया एक प्रकार के पठन अक्षमता है, पठन अक्षमता है, जहां पर बच्चा जो है ना बी को ऐसे लिखता है, डी को ऐसे लिखता है। तारे जमीन पर पिक्चर देखो, तारे जमीन पर, वो डिसलेक्सिया का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं अधिगम विकलांगता या अधिगम अक्षमता, ठीक है। समावेशी कक्षा में की विशेषता नहीं है बोला गया है। वास्तविकता तथा सतत आकलन की व्यवस्था, शिक्षक द्वारा आत्मीय एवं मित्रता व्यवहार का प्रयोग, भैया प्रयोग तो करेंगे। अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग बिल्कुल करेंगे। समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले, गलत।
समावेशी शिक्षा कैसा कहलाएगा? तो भैया मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है ना वही सही है, मतलब क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया था, तो यार ये ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये फिर से नेगेटिव चीजों को दर्शा रहा है। परामर्श के मूल सिद्धांत क्या है? स्वायत्त, न्याय, निष्ठा, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सभी जो है वो परामर्श एवं निर्देशन के लिए अनिवार्य है। एक छात्र ने एक विश्वविद्यालय से स्नातक किया है, वह शिक्षक की धारा का चुनाव करने में मदद करना चाहता है। इस तरह के मामले लगाए जाने वाले मार्गदर्शन के प्रकार को कहा जाएगा। पढ़ाई के लिए है तो डेफिनेटली मेरा शैक्षिक मार्गदर्शन। अगर अगर भैया उसका पर्सनल कुछ प्रॉब्लम होता तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन। सामाजिक मतलब भैया उसको समाज से कुछ तालमेल बिठाने के लिए कुछ जानकारी चाहिए, तब तो सामाजिक मार्गदर्शन। व्यवसायिक मार्गदर्शन तब होगा ना जब उस बच्चे को कुछ बिजनेस करना है, कुछ अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो जाना है, तब व्यवसायिक मार्गदर्शन। लेकिन यहाँ पर तो ये विश्वविद्यालय यानी कि पढ़ाई की बात हो रही थी, इसीलिए इसका आंसर कहा जाएगा शैक्षिक मार्गदर्शन। परामर्शदाता का प्रमुख कार्य नहीं है, दैट इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ द काउंसलर, सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं परीक्षण करना। भैया आप अगर काउंसलर बनेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या पूछा है? नॉट पूछा है। प्रार्थी साक्षात्कार ये तो करना ही पड़ेगा। अनुवर्ती टू डू फॉलो सर्विस भी करना पड़ेगा। प्रार्थी के समस्या का हल, बिल्कुल ये भैया आप हल कर देंगे, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। आप केवल और केवल उनको परामर्श दे रहे हैं, आप उनको केवल काउंसलिंग दे रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप उनको पूर्ण तरीके से ठीक करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी समूह के सदस्यों के बीच किसी खास समय में मौजूद पारस्परिक संबंधों को जानने का सबसे उपयुक्त साधन है। अच्छा देखिए, ये समूह के सदस्य यानी कि ये एक प्रकार के ग्रुप की बात कर रहा है ना, ये ग्रुप की बात कर रहा है। ग्रुप यानी कि ये सोशल, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? सर ये समाज की बात कर रहा है। तो इस प्रकार की चीजों को जानने के लिए आपको चाहिए होता है समाजमिति विधि, जहां पर एक प्रकार का सोशल एक्सपेरिमेंट करके आप उनके काउंसलिंग करेंगे, आप उनकी गाइडेंस करेंगे। ठीक है, ऑप्शन अच्छा ये बाकी जो सब आप पढ़ रहे हैं ना, ये जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, ये सब ना बच्चों के टेस्ट के लिए काम आते हैं, ज्यादातर मूल्यांकन के लिए ज्यादा काम आने वाली शब्द हैं ये। ठीक है, ऑब्जर्वेशन तो चलिए आ सकता है आपके परामर्श में, लेकिन ये रेटिंग स्केल मेथड, एनीडोटल मेथड, ये सब मोस्टली मेरे मूल्यांकन आकलन के लिए काम आता है। ठीक है, निर्देशन से आशय संकेत करना, प्रदर्शित करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से कहीं अधिक व्यापक है। यह कथन किसका है? कथन वाले के लिए मैंने कहा ना कि आपको थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम में इसका बहुत सारा पीडीएफ मिलने वाला है, जो कि शायद यहाँ के लिए आपका काम हो जाए। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा जोन्स जी जो है उनका ये कथन जो है वो दिया गया है। परामर्श का अर्थ होता है द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग इज, क्या होता है? पारस्परिक पूछताछ द्वारा सलाह देना, क्षमताओं का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, समस्याओं का समाधान देना। काउंसलिंग का क्या होता है? भैया काउंसलिंग का होता है क्षमताओं का विकास करना, इसमें जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। समस्या का समाधान करना काउंसलिंग नहीं है। व्यक्तित्व का विकास करना भी हो सकता था, पारस्परिक पूछताछ और सलाह देना वो भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी, क्षमताओं का विकास करना, मुझे इसका ऑप्शन नंबर ए भी ठीक लग रहा है। पारस्परिक पूछताछ द्वारा सलाह देना, ठीक है, सलाह देना जो है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा काउंसलिंग का मुझे, मेरे हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर छात्र का शारीरिक विकास, मानसिक, संवेगात्मक या सर्वांगीण। तो ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं, जो कि मेरा सर्वांगीण विकास को बोल रहा है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? इन तीनों का क्वेश्चन मैं आपसे चाहता हूं कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, रचनात्मकता के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ क्रिएटिविटी? इस व्यक्ति का नाम मैंने ऊपर में लिख दिया है। व्यक्तित्व की संरचना के शारीरिक दृष्टिकोण को किसने वर्गीकृत किया है? बताइए, मैंने दो व्यक्ति को नाम बताया था, एक का नाम एस से है, एक का नाम के से है। तो आपको उन दोनों व्यक्ति को नाम को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा यदि और कोई मदद मुझसे चाहिए तो आप बिल्कुल मुझसे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है हर एक वीडियो के। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।